बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। वो वक्त आन पहुंचा है जिसका बहुत इंतज़ार था, और वो इंतज़ार था एक फ़ैसले का। तो वो फ़ैसले की घड़ी आ गई है, और वो फ़ैसला होना था फ़ॉरेन फंडिंग केस का। 8 साल गुजर गए, 8 साल, और वो फ़ैसला नहीं हो रहा था। तमाम लोग शोर मचा रहे थे। ज़ाहिर है जो इमरान खान साहब की पार्टी के मुखालिफ थे, उनका कहना ये था कि जब एक केस मौजूद है तो उसको सुने, उसका फ़ैसला कर दें, लेकिन वो नहीं हो रहा था। और अब उस फैसले का वक्त आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि मंगल की सुबह 10 बजे वो फ़ैसला होने जा रहा है, सुनाया जा रहा है। इस पे 8 साल में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। वो बार बार कोशिश की गई कि इसकी तमाम जो प्रोसीडिंग्स है उसको किसी तरह रुकवा दिया जाए। 100 बहाने किए गए। सबसे अच्छा बहाना तो ये था कि आप दीगर पार्टियों के खिलाफ भी केस बनाएं और वो सुने, और फिर जब उनका फैसला है तब हमारे साथ कर लें। लेकिन खैर मामला चलते रहे, हेयरिंग होती थी, रुक जाती थी, स्टे ले लेते थे, कोर्ट्स में चले जाते थे। फाइनली कोर्ट्स ने उसको इलेक्शन कमीशन को इसकी कार्रवाई रोकने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। उनकी कार्रवाई से नहीं रोक सकते, वो प्रोसीडिंग करते रहे, और ये प्रोसीडिंग चलती रही इलेक्शन कमीशन की। खैर बहुत से लोगों को इलेक्शन कमीशन पर भी एतराज़ रहा कि वो इतना लेट क्यों कर रहे हैं। इधर पीटीआई का शोर ये था कि इलेक्शन इसका फ़ैसला ही क्यों कर रहे हैं, इसको सुन ही क्यों रहे हैं। तमाम इसमें सबूत इकट्ठे होते रहे, रिपोर्ट्स जमा हुई आपके जो है हमारा स्टेट बैंक से, ईसीसीपी से, हर जगह से सारी चीज़ें आने के बाद साफ नज़र आ रहा था कि इमरान खान साहब फंस गए हैं। फंस क्यों गए हैं? ज़ाहिर है वो एक इरेगुलरिटीज़, जैसे इमरान खान साहब अपने उसमें फरमाते हैं ना कि वो जो अबराज ग्रुप वाले हैं, आरिफ नकवी साहब, वो बस थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है और थोड़ी सी इरेगुलरिटीज़ हैं उनकी। तो वो थोड़ा सा जो इरेगुलरिटी है वो इमरान खान साहब भी उसका हिस्सा है। और वैसे तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उनके ख्याल में जुए के पैसों में से भी थोड़ा सा हिस्सा ले लेना, थोड़ा सा जुआ और थोड़े से उसमें से हिस्सा ले लेना, उससे भी खैर होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इमरान खान साहब का अपना इंटरव्यू मौजूद है, वो वजाहत साहब जो हैं उनके साथ उनका इंटरव्यू है। उसमें उन्होंने कहा कि वो मेरे ब्रदर इन लॉ जो है ना, उनके साला साहब जो है वो बैटिंग कर रहे थे, यानी जुआ खेल रहे थे। तो मैंने उन्हें टिप्स दी और मैंने कहा ठीक है, जो तुम्हारा अपना 10 लाख तुम कमाना चाह रहे हो जिसमें लॉस में हो, उसके बाद जो पैसे आएंगे वो आप उसमें से मुझे शेयर दोगे, क्योंकि मेरे ऊपर 20 लाख का कर्जा है। तो खैर ये सारी चीज़ें तो हैं। तो ये फ़ॉरेन फंडिंग केस असल में था क्या कि हमारे कानून के मुताबिक पाकिस्तानियों से तो पॉलिटिकल पार्टी फ़ंड ले सकती है, लेकिन नॉन पाकिस्तानीज़, दीगर ममालिक के जो नेशनल्स हैं जो पाकिस्तानी नहीं हैं, या वो कंपनीज जो दीगर ममालिक के लोगों की हैं, उनसे फ़ंड्स पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती। और इमरान खान साहब ने क्या कमाल किया कि उन्होंने 2 चीज़ें की हैं। एक तो नॉन पाकिस्तानी से फ़ंड्स लिए पार्टी के लिए, दूसरा जो शौकत खानम के नाम पर फ़ंड्स इकट्ठे हो रहे थे उनको भी पार्टी के फ़ंड में डालकर और उड़ा गए, खा पी गए। तो ये तो बड़े स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है, जिसके इस हवाले से जब एलिगेशन लगे तो केस बना और तहकीकात शुरू हुई। तो तहकीकात में ये साबित हो रहा था, फिर लोगों के नाम आने शुरू हुए, वो इसराइली कंपनियां, वो भारतीय कंपनियां, वो अमेरिकन कंपनियां, वो इसराइली और भारतीय और अमेरिकन शहरी, और इवन अबू धाबी के एक जो वज़ीर हैं उनका नाम आया उसमें, उस वक्त के जो वज़ीर थे। ये सब लोग नॉन पाकिस्तानी ना, वो चाहे अबू धाबी के हों चाहे सऊदी अरब के हों। खैर सऊदी अरब का नाम तो अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन इन सब के नाम आने का मतलब ये था कि आपने आइन और कानून को वायलेट किया है, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। और वो पैसे भी थोड़े से नहीं हैं। वो आरिफ नकवी साहब ने तो जो मैचेस करके जमा किए हैं, मसलन 2 मिलियन पाउंड तो आए सऊदी, उसे अबू धाबी के जो वज़ीर थे यूएई के, उन्होंने भेजे। तो अच्छा 2 मिलियन में से उन्होंने अपना कोई 40% रख के शेयर आरिफ नकवी साहब ने, और 1.2 मिलियन पाउंड इनको ट्रांसफ़र किए इमरान खान साहब को। अच्छा इमरान खान साहब कहाँ खा पी गए उसका वो जवाब नहीं देते। वो इंटरव्यू भी मौजूद है जिसमें उन्होंने ये बात मानी है, लेकिन इसका जवाब नहीं देते कि वो कहाँ गए पैसे। उनका कोई उसमें रसीदें भी इस तरह से बनाई हुई उन्होंने कि इतने पैसे किसी को दे दे बस, और वो पैसे खुद ही सारे खा पी गए हैं। अच्छा फिर जो गए हैं पैसे गायब हुए हैं, जो अकाउंट्स में आए तो हैं, फिर उनका वो गए कहाँ है उसके लिए उन्होंने बता दिया कि उनके अपने साथियों ने जाली अकाउंट्स बना के निकलवा लिए उसमें से। खान साहब वो आपने खुद ही खाए हैं। अच्छा ये सारे हो गए। इसमें अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शंस हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या डिसीजन दे सकता है
उन्होंने क्या फ़ैसला सुनाना है। जो 21 जून को उन्होंने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके फ़ैसला महफूज किया था इसी साल 21 जून को, अब वो उसका फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं। अब फ़ैसला क्या आएगा जी? जो आइन का आर्टिकल है, इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का, उसका सेक्शन 212 और आर्टिकल 17(2) जो है उसके मुताबिक उन्होंने जो भी उस पर सज़ा होगी वो हुकूमत ने 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाना है। लेकिन सज़ा क्या क्या हो सकती है? मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ए, वो तमाम पैसे जो फ़ॉरेन फंडिंग के उसमें आते हैं, जो ममनुआ फंडिंग के कैटेगरी में आते हैं, वो सारे ज़ब्त कर लिए जाए। तो इमरान खान साहब के तकरीबन 20 मिलियन डॉलर जो हैं, अभी तक जो रफ एक आइडिया आ रहा है, वैसे तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इससे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ज़ब्त हो जाते हैं। अच्छा, ज़ब्त होने की सूरत में इमरान खान साहब को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर 20 करोड़ रुपए बनते हैं या इवन 40 करोड़ भी बन जाए या इवन 1 अरब भी बन जाए, तो इमरान खान साहब की पार्टी के लिए क्या मसला है? उनके बहुत सारे डोनर्स, उनके बहुत चाहने वाले मौजूद हैं। इतने पैसे वो फ़ाइन के तौर पे दे देंगे और वो जमा करा देंगे। लेकिन इसका असर क्या होगा कि जब ये फ़ाइन हो जाएगा, जब ये जुर्माना हो जाएगा, तो आइन के आर्टिकल 63 के तहत इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं रहेंगे। वैसे तो उन्हें ये टाइटल मिला हुआ है, साकिब निसार साहब ने दिया था ना, तो वो साकिब निसार साहब के तो सादिक और अमीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक वो सादिक और अमीन हैं, लेकिन उनकी हरकतें देखें। ये अगर ये साबित हो जाता है तो वो सादिक और अमीन नहीं रहेंगे, और जब सादिक और अमीन साबित हो जाएगा कि वो नहीं रहे हैं, तो फिर वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, डी सीट हो जाएंगे। अच्छा, वो डिसक्वालीफिकेशन लंबी भी हो सकती है, यह हुकूमत ने फैसला करना होगा, फिर ना इस तरफ आ जाएंगे। इसके अलावा उनकी पूरी पार्टी को कलअदम करा दिया जा सकता है, उनको बैन किया जा सकता है। अच्छा, पार्टी बैन करना जो है ना एक मुश्किल काम है, क्योंकि इससे पहले भी जो कोशिशें हुई हैं ऐसा मुमकिन नहीं रहा। पॉलिटिकल भी अपनी रियलिटीज़ अपनी जगह है ना, तो उनके अपने चाहने वाले हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो एक हंगामा आराई होगी, एहतजाज होगा, जल्द से जुलूस होंगे, तो हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया जाए। शायद कागज़ों में करने की कोशिश भी करें तो वो किसी दूसरे नाम से पार्टी बना सकते हैं। और इमरान खान साहब ने तो एक और पार्टी जो कुछ ज़राए से पता चला है कि रजिस्टर भी कराई हुई है। वैसे तो ये चेक हो सकता है, लेकिन हमने चेक नहीं किया था अभी। वो पाकिस्तान तहरीक इनकलाब शायद उन्होंने कर दिया, इंसाफ से अब वो इनकलाब की तरफ आना चाह रहे हैं, तो वो पार्टी है। दूसरा ये होता है कि उनकी उस पार्टी के टिकट्स पे जितने भी लोग इलेक्शन लड़ चुके हैं, जो कौमी असम्बलियों में कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में मौजूद है, वो सब डिसक्वालीफाई हो जाए। अच्छा, इसकी ऑप्शन ये है कि कौमी असम्बली से तो उन्होंने पहले ही इस्तीफ़े जमा कराए हुए हैं, तो सूबाई वालों का मसला रह जाएगा, ये सारा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली जो ही ये फैसला आएगा, ये आपको मैं बताऊं, वो फिल्म थी ना हिंदुस्तान की, एक थोड़ी सी पुरानी होगी है, लेकिन आप में से शायद अक्सर लोगों ने देखी हो या कम से कम नाम ज़रूर सुना होगा, मैं हूँ ना। और वो बड़ा प्यारा सा म्यूज़िक चलता था और मैं हूँ ना के साथ ही वो चलता था। शाहरुख खान उसमें हीरो हैं, और इत्तेफाक की बात देखें कि शाहरुख खान उसमें एक फ़ौजी हैं और वो अंडर कवर वो रोल प्ले कर रहे हैं ना, खुफिया तौर पे वहाँ पर स्टूडेंट बने हुए हैं। तो खैर, अब इसका तो क्या ताल्लुक़ होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है ना। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले ऐसी मिसालें मौजूद हैं, ऐसे एविडेंस मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उन्हें कहा, वो खुद बताते हैं कि मैं हूँ ना, आप उधर कहाँ जा रहे हैं, आप आएँ सुप्रीम कोर्ट में आएँ, हम आपके केस सुनते हैं, हम आपको रिलीफ देते हैं, हम जो आपके लिए बैठे हुए हैं। मतलब यार, ये क्या कमाल की बात है। एक तरफ तो 56,000 वो ढेर लगा हुआ है मुकदमों का, 56,000 केसेस पड़े हुए हैं पेंडिंग, और दूसरी तरफ अदलिया के सीनियर जजेस इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इमरान खान साहब आप आए ना, हम हैं ना, मैं हूँ ना। और वो शाहरुख वाला सीन याद आ जाता है। मैं कोशिश करूँगा अगर आपको दिखा भी सकें। बहरहाल वो और इमरान खान साहब पहुँच जाते हैं, और फिर उनकी हक़ में सारे, फिर अगला सीन जो है, फिर वो म्यूज़िक और वो गाने और वो सीन सारा फिर इमरान खान साहब के हक़ में चलता है, क्योंकि वो हैं ना वहाँ पे बैठे हुए। तो अब भी यही होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और जिस तरह आजकल तनकीद हो रही थी कि वो 3 कोई एक मखसूस बेंच बनता है, वो बन जाएगा, और फिर उनके लिए रिलीफ का सिलसिला शुरू हो सकता है। रिलीफ क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में? बड़ा सिंपल सी बात है। अभी ताज़ा तरीन हुआ है ना कि जब सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात थे कि वो उनकी क्या लिमिटेशंस हैं और वो कहाँ तक जा सकते हैं, और उन्होंने उसको नहीं माना। 25 मई की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो पेशावर से चले और इस्लामाबाद पर उन्होंने चढ़ाई करनी थी,
तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उन्हें क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हो सकता है उन तक अहकामात पहुँचे ही ना हों। तो अगर इतने वाज़ेह अहकामात सुप्रीम कोर्ट के ना पहुँचे हों तो यहाँ पर भी बहुत सी ऑप्शंस होंगी। अच्छा, ऑप्शंस क्या हो सकती हैं कि इमरान खान साहब को पता ही ना हो कि ये फ़ंड्स कहाँ से आए हैं। सबसे पहले तो हो सकता है कि उन्हें पाकिस्तानी आइन के उन शिकों का ना पता हो सकता है ना भाई, वो इग्नोरेंट हो, उन्हें किसी ने बताया ही ना हो। ये उनके वकला की बात है, तो कोई वकील खड़ा होकर बता सकता है उनका कि मैंने तो इन्हें बताया ही नहीं। अच्छा, इमरान खान साहब भी कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता था। अच्छा, पता भी था तो सारा मुद्दा जो है आरिफ नकवी साहब पे डाला जा सकता है, जो अबराज ग्रुप वाले हैं, कि क्या आपने इमरान खान साहब को बताया था कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, ये गैर पाकिस्तानियों ने दिए हैं, ये इसराइली और भारतीय और अमरीकी शहरियों ने दिए हैं। तो उनकी तरफ से एक एफिडेविट पहले ही मौजूद है बगैर साइन के और किसी भी चीज़ के। वैसे हमारे यहाँ ऐसा भी एक्सेप्ट हो सकता है, अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट में वो जमाइमा गोल्ड स्मिथ साहिबा का एफिडेविट या उनकी मेल्स एक्सेप्ट हो सकती हैं जो उन्होंने भेजी थी, जिनका कोई सिर पैर नहीं है। वो सबूत सारे इमरान खान साहब के हक़ में मंजूर हो सकते हैं। बनी गाला वाले केस में बचाना था ना उन्हें, तो अब भी हो सकते हैं। वो अबराज ग्रुप का ये जो आरिफ नकवी साहब का जो एफिडेविट है, उस पर तारीख नहीं है, उस पर साइन नहीं है, उसकी कोई हैसियत ना हो, तो क्या हुआ, मौजूद तो है ना। और फिर नया भी मंगाया जा सकता है जिसमें आरिफ नकवी साहब कह सकते हैं कि जनाब मैंने इमरान खान साहब को कुछ नहीं बताया था, ये तो मेरा फॉल्ट था। तो वो फॉल्ट करके लंदन में बैठे हुए, इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और अमेरिका के हवाले उन्हें, हम उनका क्या बिगाड़ लेंगे। हम तो यहाँ वाले का किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सके हैं। हमारी हुकूमत जो आज की हुकूमत है वो तो शहरियार आफरीदी साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है, जिन्होंने हमारे मौजूदा वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ एक झूठा केस बनाया 15 किलो हेरोइन का, जिसमें सज़ाए मौत हो सकती थी उन्हें। तो हमारी हुकूमत तो उन्हें नहीं हाथ लगा सकती, तो आरिफ नकवी साहब, इंग्लैंड और अमेरिका कौन पूछता है उन्हें ना। तो उनकी तरफ से बयान आ जाएगा कि जनाब मैंने तो इमरान खान साहब को नहीं बताया था, और इमरान खान साहब मासूम डिक्लेयर हो जाएंगे। हमारे यहाँ तो ये भी हुआ है कि लोगों ने आग लगा दी, तो बताया गया कि हो सकता है उन्होंने, बल्कि नहीं बताया गया कि उन्होंने आग इसलिए लगाई थी ताकि वो टीयर गैस का जो इफ़ेक्ट है उसको कम कर सकें। तो साइंटिफिक रीजंस है ना, साइंस, अदालत का काम है लोगों को रिलीफ देना। वो 55,000, 50,000 या 56,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए, तो क्या हुआ, आम लोग होंगे। तो ये लोग तो जो है ये बड़े ज़रूरी थे ना कि उनको भी तो रिलीफ देना था। तो अब इसी तरह इमरान खान साहब को रिलीफ देने के 101 वो मौके निकल आएंगे। और सबसे खूबसूरत तो ये हो सकता है कि अदालत अगर ये कह दे इलेक्शन कमीशन को कि आप पहले जनाब जो दीगर पार्टियां हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, और जितनी भी पार्टियां, उनको जो जो फंडिंग होती है वो सारी की तफसीलात इकट्ठी करें। जैसे इमरान खान साहब की हो रही है ना 2011 से या उससे भी पहले से जो फंडिंग की रिपोर्ट सारी तैयार हो रही है, तो इनकी भी सारी तैयार करें। और जब सारी इकट्ठी तैयार हो जाए, सब के बारे में फ़ैसला हो जाए, तो फिर हमें आगाह करें। तो इसका मतलब अगले 4-5 साल के लिए तो ये केस गया। अगर इमरान खान साहब के एक केस को 8 साल लगने हैं, तो बाकी पार्टियां भी कोई 2-2, 4-4 साल तो गुजार लेंगी ना। तो इस दौर में तो इमरान खान साहब को कोई सज़ा नहीं हो सकती। हुकूमत का काम है सज़ा देना, तो हुकूमत तो बेचारी कौन सी हुकूमत, वही मैं बताऊंगा कि जो हमने भी बताया कि राना सनाउल्लाह साहब के अगर मुलजिम को या मुजरिम को सज़ा नहीं दिलवाई जा सकती, तो फिर किसने यहाँ सज़ा देनी है। ठीक है, मतलब ये वो हुकूमत है जिसमें इमरान खान साहब के जाने के बाद ये नई हुकूमत आ गई है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, और इस दौर में नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ सकते, मरियम बीबी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकती, और नवाज़ शरीफ साहब टेलीविज़न पर नहीं आ सकते, है ना कमाल। तो इस हुकूमत से हम ये उम्मीद करें कि ये इमरान खान को कोई सज़ा दिलवा देंगे, बहुत मुश्किल है। फ़ैसला जो भी आ जाए, जितना मर्ज़ी सख्त आ जाए, जितना मर्ज़ी मुबहम आ जाए, ये भी हो सकता है कि फ़ैसला ही मुबहम आए जिसमें कुछ समझ ही ना आए कि क्या करना है। लेकिन अगर हुकूमत के कोर्ट में बॉल फेंक दी इलेक्शन कमीशन ने, तो बस फिर गए, फिर इमरान खान साहब की याशी है, फिर छुट्टियाँ, उन्हें फिर किसी ने कुछ नहीं पूछना। अच्छा, और उस पर होगा क्या कि फ़ौरी तौर पर एहतजाज शुरू हो जाएगा। PTI के जो चाहने वाले हैं वो सड़कों पे निकलेंगे, और आप समझें कि कल शाम में लाहौर के लिबर्टी चौक हो या कराची का नुमाइश चौरंगी हो या दीगर शहरों में जहाँ जहाँ वो रिवायती तौर पर होता है, वहाँ सब पे रश लगेगा, म्यूज़िक बजेगा, गाने चलेंगे, तराने बजेंगे, और लोग एंजॉय करेंगे, लोग एहतजाज करेंगे।
और प्रेशराइज़ करेंगे उन लोगों को जो इसके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे सकते हैं। और फिर अगरचे कुछ ज़राए का कहना यह है कि बहुत सख्त फ़ैसला होगा और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है कोई बहुत सख्त एक्शन होने जा रहा है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत की सूरत हाल है उसमें बिल्कुल भी नहीं ऐसा नज़र आता कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई सख्त फ़ैसला होगा। तो अब तो टाइम ही कुछ नहीं बचा, ये फ़ैसला आया खड़ा है और उसके बाद हुकूमत का क्या हैसियत है, हुकूमत क्या कर सकती है, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ही इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है, उन्हें चूँकि एग्जैक्ट डेट नहीं कन्फर्म हो रही थी, खबर ये आ रही थी कि 5 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला सुनाना है। तो इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया था कि 4 अगस्त को हम इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे। ये तो फिर इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा अर्ली कर दिया ना, तो अब वो घेराव हो सकता है आज रात से ही शुरू हो जाए या कल सुबह से शुरू हो जाए, जैसे भी होगा वो तो फिर शुरू हो जाएगा। अच्छा, पीटीआई चूँकि अब फौरी तौर पे इलेक्शन नहीं चाहती, पीटीआई की कोशिश है कि इलेक्शन फौरी ना हो। उसकी बड़ी वाज़ेह जो इंडिकेटर्स हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब पंजाब हुकूमत को हुक्म दे रहे हैं कि आप जनाब जो बुज़दार दौर में प्रोजेक्ट शुरू किए थे उनको उन पर स्पीडी काम करें। वो चाहे सेहत का प्रोग्राम था और जो राशन प्रोग्राम था वो था, और जो मैंने कल भी जिक्र किया था रूडा और सीबीडी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ना, रूडा रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट जो है और सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है ये लाहौर में जो बन रहे हैं, ये ह्यूज प्रोजेक्ट्स हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होगी, पूरा शहर बस जाएगा रूडा में, तो एक नया शहर, एक नया लाहौर बन जाएगा। तो वो चाह रहे हैं कि उस पर स्पीडी काम हो, ज़्यादा काम हो। अच्छा, काम होने के लिए ज़ाहिर है वो विद इन डेज़ तो नहीं होना, वो तो पूरे साल का टाइम भी कम है वैसे तो वो इसका मतलब यह है कि उन्हें वो ये चाह रहे हैं कि अब ये पूरा टाइम गुजारें। और इसी तरह उनकी पार्टी जो है हाई कोर्ट में चली गई है, हुकूमत ने जो उनके 11 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर किए हैं कौमी असम्बली में, उसके ख़िलाफ़ के हमारे असल मकसद तो ये है कि ये इस्तीफ़े ना मंजूर हो। वो कह रहे हैं कि या तो हुकूमत इकट्ठे करे, जो हमने सबके इकट्ठे इस्तीफ़े दिए हुए हैं 11 अप्रैल को दिए थे शायद, वो सब करें, वरना फिर ना करें। ना इसलिए करें कि उनके लोगों ने आज तक जो पार्लियामेंट लॉजेस है वहाँ से अपने घर नहीं खाली किए हैं, वो मुसलसल तनख्वाहें ले रहे हैं। 11 अप्रैल से लेकर आज तक वो अपनी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। अब उन्होंने जुलाई की भी सैलरी ले ली होगी। क्या ढीठ लोग हैं यार, एक तरफ हमें इखलाकियात का दर्स देते हैं, एक तरफ हमें बताते हैं कौमी ख़जाने की क्या वैल्यू होती है, एक तरफ हमें रियासत मदीना के वाक़यात सुनाते हैं, एक तरफ हमें अहादीस और कुरानी आयात के तर्जुमे सुनाते हैं, और एक तरफ तो हमें वो कलमे का मतलब सिखा रहे होते हैं, और दूसरी तरफ खुद उस काम के पैसे ले रहे हैं जो वो नहीं कर रहे। जहाँ से इस्तीफ़े दे दिए हैं वो पैसे लिए जा रहे हैं। इमरान खान साहब समेत उनकी पार्टी के तमाम लोग वो तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। खैर, कमाल के लोग हैं, उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अहम चीज़ यही है कि इलेक्शन कब होगा। हुकूमत ने तो ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस किए हुए हैं, एक तो सितंबर में हो रहे हैं 3 हलकों के, उसके बाद ये जो 11 इस्तीफ़े उन्होंने मंजूर किए थे उसमें से 9 चूँकि रेगुलर मेंबर्स हैं, 2 रिज़र्व सीट्स पर हैं, तो 9 पे एक आध दिन में वो शेड्यूल आ जाएगा। ज़्यादा इम्कान ये है कि सितंबर के आखिर में वहाँ पर इलेक्शन होना है। और पीटीआई या कुछ लोग चाहते थे कि अक्टूबर में, पहले वो ये चाह रहे थे कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए ताकि नवंबर में जो आर्मी चीफ़ की तकर्री है वो नई हुकूमत करे। तो आर्मी चीफ़ की तकर्री तो बड़ा अहम मसला है ना, उस पर तो आके फिर पर भी जलते हैं और मुश्किल मरहला है। देखते हैं कि उस पर क्या होता है। लेकिन हुकूमत से एक दरख्वास्त है बलूचिस्तान के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म साहब अब फाइनली वहाँ पहुँच गए हैं और इतना शोर मचने के बाद बहुत तबाही है। अब वो वज़ीर-ए-आज़म साहब गए हैं तो उसकी ज़रा कवरेज भी ज़्यादा होनी शुरू हुई है। नज़र आ रहा है कि लोगों के बहुत बुरे हालात हैं। हुकूमत को जो मैक्सिमम एफ़र्ट्स की जा सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तमाम लोगों को करनी चाहिए, हर इदारे को जो ज़िम्मेदार है उनको भी, और आम आदमी को भी, जहाँ जहाँ कोई किसी को सपोर्ट कर सकता है। हुकूमत का बुनियादी मकसद है कि उन लोगों को रेस्क्यू करें, उन लोगों को सपोर्ट करें। वो चाहे बलूचिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारे लोग हैं, हम ही में से हैं, तो ये हमारी हुकूमत ने ये सारी एफ़र्ट्स करनी है। उनको बचाएं, उनकी खिदमत करें, उनके लिए कोशिश करें और इकॉनमी के फ्रंट पे भी ख्याल करें। ये जो गैस और डीज़ल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं ना, ये लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। इसका भी कुछ ख्याल करें, सब पाकिस्तानियों का ख्याल करें, पाकिस्तान का ख्याल करें। पाकिस्तानी खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। शुक्रिया।